अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 8 जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यूनिट 7 में हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जैसे कि डेंसिटी, प्रेशर, इलास्टिसिटी वगैरह को डिस्कस की है। इस यूनिट में हम थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टेम्परेचर एंड हीट। आज के लेक्चर में हम टेम्परेचर और हीट को एक्सप्लेन करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि टेम्परेचर और हीट के दरमियान फ़र्क क्या है। ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है बिटवीन टेम्परेचर और हीट, दोनों अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल के ज़रिए हम टेम्परेचर और हीट के दरमियान जो फ़र्क है उसको जानेंगे। टेम्परेचर को हम डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट वे से डिफाइन करते हैं। एक रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुशाहिदात और तजुर्बात की बुनियाद पर डिफाइन करते हैं और दूसरा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बुनियाद पर टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब हम चाय की प्याली को टच करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये प्याली कितना गर्म है, और जब हम बर्फ़ को टच करते हैं तो हमें ये सेंस मिलता है, हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि बर्फ़ कितना ठंडा है। तो चाय की प्याली और बर्फ़ कितना गर्म है या ठंडा है, इसकी पैमाइश को टेम्परेचर कहते हैं। तो हम टेम्परेचर को यूँ डिफाइन करते हैं कि द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सम स्टैंडर्ड। किसी ऑब्जेक्ट की गर्म होने की पैमाइश कि कितना गर्म है और कितना वो ठंडा है, उसकी पैमाइश, उसकी लेवल को हम टेम्परेचर कहते हैं। ये जब हम रोज़मर्रा ज़िंदगी से रिलेटेड ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये ऑब्जेक्ट कितना गर्म है और कितना ठंडा है। तो यहाँ से हम टेम्परेचर को ऐसे डिफाइन करते हैं। टेम्परेचर की दूसरी डिफिनीशन हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बुनियाद पर करते हैं। जब हम किसी मैटर जैसे कि पानी को गर्म करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन करते हैं, और साथ में वो जो कंटेनर में पानी हम रखते हैं उसके वॉल्स के साथ भी कोलाइड करते हैं। मॉलिक्यूल्स कोलिजन्स के साथ स्ट्रेच, कंट्रैक्ट और स्पिनिंग भी करते हैं, यानी वो रोटेशन भी करते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। तो इस सिचुएशन में हम मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करते हैं। और टेम्परेचर को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। किसी बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स है उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम टेम्परेचर कहते हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहा है ये वाटर है, इस वाटर में मैं कंसीडर करता हूँ कि टोटल 5 मॉलिक्यूल्स है। एक मॉलिक्यूल के पास 1 जूल एनर्जी है, दूसरे के पास 2 जूल है, तीसरे के पास 3 जूल है, चौथे के पास 4 जूल है, पांचवे के पास 5 जूल की एनर्जी है। अब इस एनर्जी का अगर हम एवरेज ले लें तो टोटल एनर्जी बनती है जूल, और 5 मॉलिक्यूल्स है तो 5 पे अगर हम डिवाइड करें तो 3 जूल उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। तो इसको हम कहते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर की तीसरी डिफिनीशन हम कुछ इस तरह भी कर सकते हैं कि इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो ये डिसाइड करता है कि हीट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, कौन से बॉडी से हीट किस बॉडी में ट्रांसफर होना चाहिए, ये डिसाइड करती है। ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे, तो ये डिफिनीशन भी ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन हो जाएगा। लेकिन पहले हम डिस्कस करते हैं हीट को। जब हम किसी केटल में पानी रखकर उसको फ्लेम पे रखते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद पानी गर्म होना शुरू करता है और कुछ टाइम बाद वो बॉयल होना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों है? जब हम पानी को फ्लेम के ऊपर रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है पानी,
और फिर बॉयल होना शुरू करता है। तो ऐसा क्यों है? इसका दरअसल में हकीकत यह है कि फ्लेम का जो टेम्परेचर है वो केटल और वाटर की टेम्परेचर से ज्यादा है, जिसकी वजह से फ्लेम से कुछ ट्रांसफर होता है टू दी वाटर। समथिंग मस्ट ट्रांसफर फ्रॉम फ्लेम टू वाटर। और ये जो कुछ भी फ्लेम से वाटर में ट्रांसफर होता है इसको हम हीट कहते हैं। और ये उस वक्त तक ट्रांसफर होता है जब तक दोनों बॉडीज का यानी कि फ्लेम और वाटर का टेम्परेचर एक जैसा ना हो, जिसको हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो उस वक्त ट्रांसफर होता है जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम कायम ना हो। तो हीट को हम यू डिफाइन करते हैं कि हीट इज ए थर्मल एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम ए हॉटर बॉडी टू ए कूलर बॉडी। यानी कि ये एक एनर्जी है जिसको हम थर्मल एनर्जी कहते हैं, जो रिलेटेड है टेम्परेचर के साथ। तो ये थर्मल एनर्जी है जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जब दो बॉडी इन थर्मल कांटेक्ट में हो, यानी दो बॉडीज को हम टच करते हैं, वो कांटेक्ट में है उसकी सरफेसेस, जिसको हम थर्मल कांटेक्ट कहते हैं। तो थर्मल कांटेक्ट के बाद हॉट बॉडी से एनर्जी ट्रांसफर होती है जिसको हम हीट कहते हैं टू दी कोल्ड बॉडी। और ये उस वक्त तक ट्रांसफर होता है जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम कायम ना हो। और हॉट बॉडी से जब हीट ट्रांसफर होता है तो उस हॉट बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, और जिस कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफर होता है उसका टेम्परेचर टाइम के साथ ज्यादा होता है। उस वक्त तक, जैसे मैंने आपको बताया कि उस वक्त तक ट्रांसफर होता है जब तक दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में ना हो, यानी कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो। इस प्रोसेस के दौरान हीट जो है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होता है, और हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू के साथ। और चूंकि हीट एनर्जी है और हमें पता है कि एनर्जी की यूनिट जूल है, तो हीट की यूनिट भी जूल है। अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। इसके दरमियान डिफरेंस क्या है, इसको समझने के लिए मैं कंसीडर करता हूँ दो टैंक्स ऑफ वाटर, या दो कंटेनर्स को मैं कंसीडर करता हूँ। एक कंटेनर है ए और दूसरा कंटेनर है बी। कंटेनर ए में 2 लीटर का वाटर है जिसमें पानी की जो हाइट है वो ज्यादा है, और कंटेनर बी में पानी की मिकदार, क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो 5 लीटर है। अब जैसे आपको नजर आ रहा है कि कंटेनर ए में पानी की हाइट ज्यादा है और कंटेनर बी में पानी की हाइट कम है। तो अब अगर मैं ऐसा करूं कि कंटेनर ए के साथ एक टेप लगा लो या एक ओपनिंग कर दो, तो यहाँ पे पानी का प्रेशर जो है ये ज्यादा होगा। और अगर कंटेनर बी में एक ओपनिंग करो, एक सुराख करो, तो उसमें पानी का प्रेशर कम होता है। हालांकि कंटेनर बी में पानी की मिकदार ज्यादा है लेकिन उसका प्रेशर कम है एज कंपेयर टू कंटेनर ए। कंटेनर ए में पानी की मिकदार कम है लेकिन उसका प्रेशर ज्यादा है, और कंटेनर बी में पानी की मिकदार ज्यादा है लेकिन प्रेशर उसका कम है। अब देखो, कंटेनर ए का जो प्रेशर ज्यादा है ये हाइट की वजह से है, हाइट ऑफ वाटर की वजह से प्रेशर ज्यादा है। और कंटेनर बी जो है इसमें हाइट ऑफ वाटर कम है तो प्रेशर कम है। तो हाइट ये डिसाइड करता है कि प्रेशर किसका ज्यादा होना चाहिए। अब अगर मैं इस एग्जाम्पल में हाइट को रिप्लेस करूं विद द टेम्परेचर, यानी इस एग्जाम्पल में हाइट की मिसाल टेम्परेचर की है और क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर की मिकदार जो है इसकी मिसाल हीट की है। वो कैसे? इसके लिए मैं सपोज करता हूं वही दो कंटेनर्स, कंटेनर ए और कंटेनर बी। कंटेनर ए को मैं फ्लेम पे लगा लेता हूं और इसको मैं 5 मिनट तक गर्म करता हूं। तो इस 5 मिनट में कंटेनर ए में जो हीट ट्रांसफर होता है वो 10 जूल का हीट ट्रांसफर होता है। और मैं सपोज करता हूं कि कंटेनर ए में जो मॉलिक्यूल्स है, यानी पानी की जो मॉलिक्यूल्स है, वो जस्ट मैं सपोज कर रहा हूं कि वो 4 मॉलिक्यूल्स है, ये जस्ट मैं सपोज कर रहा हूं। और 5 मिनट में जब मैंने इसको गर्म किया तो टोटल काइनेटिक एनर्जी पानी की जो बनती है वो 10 जूल है, यानी हीट जो है वो टोटल 10 जूल है। तो 4 मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बनती है 10 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 2.5 जूल।
अब यहाँ पे कंटेनर ए में जो टेम्परेचर है वो 2.5 है, क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम कहते हैं टेम्परेचर। तो कंटेनर ए का टेम्परेचर 2.5 है। अब आते हैं कंटेनर बी की तरफ। उसमें चूंकि पानी की मिकदार ज्यादा है तो उसको मैं 10 मिनट तक फ्लेम पे लगा लेता हूँ, और 10 मिनट में इसको जो एनर्जी मिलती है वो 20 जूल की एनर्जी मिलती है। और मैं सपोज करता हूँ कि इस कंटेनर बी में मॉलिक्यूल्स की तादाद 10 है। चूंकि पानी की मिकदार ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा है, तो टोटल एनर्जी इसको जो मिली है 10 मिनट्स में वो 20 जूल मिली है। जस्ट मैं सपोज करता हूँ। तो यहाँ पे जो कंटेनर बी में अगर मैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी को कंसीडर करो तो 20 जूल डिवाइडेड बाई 10, 20 जूल एनर्जी मिली है और 10 मॉलिक्यूल्स है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो 2 जूल है, यानी कि टेम्परेचर 2 है। अब देखो कंटेनर ए का जो टेम्परेचर है वो 2.5 है और कंटेनर बी का टेम्परेचर 2 है। हालांकि हीट की मिकदार कंटेनर बी का ज्यादा है लेकिन टेम्परेचर कम है। कंटेनर ए में हीट की मिकदार कम है, टेम्परेचर उसका ज्यादा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा है। पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी कंटेनर ए की ज्यादा है और कंटेनर बी की कम है। तो कंटेनर ए जो है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, कंटेनर बी का टेम्परेचर कम है। अब अगर हम ऐसा करें कि इन दोनों कंटेनर्स को आपस में लिंक करते हैं, आपस में टच करते हैं, तो कंटेनर ए का चूंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो कंटेनर ए से हीट फ्लो करेगा कंटेनर बी में, तो उस वक्त तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो। अब यहाँ पे टेम्परेचर डिसाइड कर रहा है कि हीट कहाँ से कहाँ तक फ्लो करे, कौन से बॉडी से कौन से बॉडी में फ्लो करे। जैसे मैंने टेम्परेचर की डिफिनीशन में कहा कि ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो डिसाइड करता है कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करे। जैसे कि यहाँ पे डिसाइड कर रहा है कि कंटेनर ए से कंटेनर बी में हीट फ्लो करे। तो यहाँ पे चूंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये टेम्परेचर डिसाइड कर रहा है कि हीट जो है ये ट्रांसफर हो जाए फ्रॉम कंटेनर ए टू कंटेनर बी। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। अब हम डिस्कस करते हैं इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी जैसे मैंने आपको बताया कि द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ एटम्स ऑफ द सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस में एटम्स होते हैं, उस एटम्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक सिंगल एटम है, मोनोक्रोमेटिक गैस है जैसे कि हीलियम है, उसमें एटम्स जो है वो मूव करते हैं रैंडमली और कोलाइड भी करते हैं, दीवारों के साथ भी कोलाइड करते हैं। तो हर एक एटम की कुछ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। और अगर गैस बना है मॉलिक्यूल से तो 2 मॉलिक्यूल्स है या 3 मॉलिक्यूल्स है, वो स्ट्रेच भी होते हैं, वो कंट्रैक्ट भी होते हैं और स्पिनिंग भी करते हैं। तो इसी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। और जितनी ये काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है उतनी ही टेम्परेचर उसका ज़्यादा होता है। तो मतलब यह है कि अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो रही है किसी ऑब्जेक्ट की मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, तो उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। अगर मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी कम है तो टेम्परेचर भी कम होता है। So it is all about the temperature and heat. Thank you.